बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, तो दूसरी तरफ शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की तरफ से चुनावी शंखनाद करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी जनसभाओं के जरिए बिहार के माहौल को बदलने की कोशिश करेंगे और एनडीए के पक्ष में वोट ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा शुरू हो रहा है, उस दौरे की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पीएम मोदी का ये दौरा कर्पूरी ठाकुर के गांव से शुरू हो रहा है और वहीं से वो बिहार के लिए आने वाले समय में एनडीए का चुनावी एजेंडा सेट करेंगे। अंजलि, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सियासत में एक बड़े कद्दावर नेता। हमने देखा है कि नीतीश कुमार भी लगातार कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, उनके आदर्शों की बात करते हैं, उनकी सियासत की बात करते हैं और पिछले दिनों उन्हें भारत रत्न से एनडीए की सरकार ने सम्मानित भी किया। और अब कर्पूरी ठाकुर को लेकर कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा की शुरुआत होना, इसके मायने क्या है? बिल्कुल रजत, देखिए कर्पूरी ग्राम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल रैली करेंगे, वहां से अपनी चुनावी शंखनाद करेंगे। मायने कई हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये कर्पूरी गांव जो है कर्पूरी ठाकुर के ही नाम पे रखा गया है और मायने कहीं ना कहीं यही है कि जातीय समीकरण, क्योंकि जो कर्पूरी ठाकुर है उनको ऐसा नेता माना जाता है, जननायक के नाम से उनको जाना जाता था और उनको धरोहर माना गया है अति पिछड़े वर्ग की और पिछड़ी जातियों को लेकर। तो उनके दौरे को लेकर दरअसल ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लठबंधन और ठगबंधन के नेताओं पर उन्होंने निशाना साधा था और उन्होंने ये कहा था। तो धर्मेंद्र प्रधान इसलिए अहम हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, तो बिहार के चुनाव में उनका क्या रोल है? आपको बता दें कि वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रभारी हैं, तो इसी वजह से उनका ये बयान इंपॉर्टेंट हो जाता है और उन्होंने बताया था कि पीएम मोदी कर्पूरी ठाकुर के कर्पूरी ग्राम से ही चुनावी जनसभा की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने साफ तौर पे कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए कहा कि ठगबंधन और लठबंधन के जो नेता हैं, जो खुद को स्वघोषित जननायक कह रहे हैं, उनके इन शब्दों से कर्पूरी ठाकुर का भी अपमान होता है और साथ ही बिहार का भी अपमान होता है। और इसी को धोने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पे जा रहे हैं और वो तमाम चीजें जो है वहां पे साफ तौर पे रखेंगे। पहले कर्पूरी ग्राम जाएंगे, वहां पे उनको नमन किया जाएगा। और आपको बता दें कि पिछले 20 साल से एनडीए में जो है एनडीए बिहार में दायित्व संभाले हुए 11 साल से यहाँ की जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार का तो प्राप्त है ही। तो अब आपको बताते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां इसलिए जा रहे हैं ताकि जो ठगबंधन और लठबंधन है उनकी जो अपमान किया है ये सियासी बयानबाजी के इधर अगर हम समझने की कोशिश करें कि जिस पिछड़े वर्ग का नेतृत्व कर्पूरी ठाकुर करते थे, उसकी आबादी क्या है? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार उसी पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग की राजनीति को वो आगे बढ़ाते रहे हैं और हमेशा अपने आदर्श के तौर पर कर्पूरी ठाकुर को पेश करते रहे हैं। तो इनकी आबादी क्या है और इनका इम्पैक्ट बिहार के जिस बिरादरी से कर्पूरी ठाकुर आते हैं, बिहार के चुनाव में उनका इम्पैक्ट कितना है? बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस आबादी की यहाँ बात हो रही है वो आबादी कुछ ज़्यादा नहीं है, महज हम आपको ये बताएं कि 1.5% से भी कम है ये आबादी जो है। लेकिन इस 1.5% को साधने में पूरी जो दल है, सारे तमाम दलें लगी हुई है। क्यों? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर इससे बिलोंग करते हैं। इस जाति की अगर हम आपको बात करें तो 1.5% से भी कम है। ये जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का हिस्सा है। बिहार की 13 करोड़ की आबादी में सिर्फ 36% आबादी ईबीसी की। सिर्फ का ये बहुत बड़ी आबादी होती है जो ईबीसी है। अब आप समझिए 36% आबादी मतलब हर 100 मतदाता में से 36 मतदाता ईबीसी का है और 36 मतदाता चुनाव जिताने और चुनाव हराने में बहुत मादा रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिस तरीके से 1.5% से भी कम माना जा रहा है अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो लेकिन इस हिसाब से अगर हम देखें तो 21 लाख के करीब जो है जनता इस समुदाय से आती है। गांव में 350 से अधिक घर हैं, लेकिन सिर्फ इसी समुदाय से नहीं है। 250 घर राजपूत के हैं, बाकी अनुसूचित जातियों के भी है। ईबीसी, ओबीसी और अन्य जातियां भी इसमें शामिल है। छोटी छोटी आबादी वाली जो विभिन्न जातियां हैं वो समूह ईबीसी में 100 से ज्यादा जातियां। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये ईबीसी जो 36% हो जाता है, जिसके क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक जाति की बात नहीं की, अत्यंत पिछड़े की बात हो जाती है और यही अत्यंत पिछड़ा 36% तक पहुंच जाता है और इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल रजत, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर हम अकेले इसको देखते हैं तो शायद ये इतना बड़ा चुनावी गणित ना बन पाए, लेकिन अगर हम इनको जोड़ के देखते हैं, सामूहिक तौर पे देखते हैं तो 29% का वोट बैंक ये बनाती है। और 2005 की अगर हम बात करें, जब नीतीश कुमार चुनावी मैदान में थे तो 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उस दौरान इस जाति ने एक अहम योगदान जो है निभाया था उनको जिताने में। और हर दल का वोट बैंक जो है, अब हर दल जो है इस वोट बैंक को अपने खेमे में लाना चाहता है। लेकिन कर्पूरी की अगर बात करें तो कर्पूरी ठाकुर के अब परिवार में भी मतभेद दिख रहा है।
बेटा जेडीयू से नेता है, राज्यसभा सांसद है, और जो पोती है वो प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनावी मैदान में है। तो अब कर्पूरी ठाकुर के परिवार में भी, क्योंकि जिस विरासत की बात होगी उस विरासत को लेकर भी घमासान है, क्योंकि दो अलग अलग पार्टियों के साथ उनके परिवार में भी अब लोग जुड़ गए हैं। बिल्कुल, देखिए जब तक कर्पूरी ठाकुर जी जीवित थे तब तक ये माना जाता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की राजनीतिक नहीं की थी, अपने परिवार को भी इन तमाम चीज़ों से दूर रखा था। लेकिन अब चूंकि उनके खुद के परिवार वाले अलग अलग दलों में शामिल हैं, उनकी पोती जो हैं जो कि रश्मि ठाकुर हैं, वो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से लड़ रही हैं और समस्तीपुर जिले की मोरवा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं। उनके बेटे जो हैं वो राज्यसभा सांसद है, वो जेडीयू से हैं। तो इस तरीके के अगर हम देख रहे हैं तो जो राजनीतिक समीकरण है, क्योंकि खुद की ही परिवार में अलग अलग, और ये जातीय नहीं देखा जा सकता। तो जिस तरीके से बताया कि प्रशांत किशोर जो है वो स्वर्ण जाति से आते हैं और उनके बेटे जेडीयू में है, उनकी पोती जो है वो प्रशांत किशोर की टीम में है। तो कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर इस बात से भी कहते थे, क्योंकि राजनीतिक होकर वो कभी सोचते नहीं थे, उनका यही था कि सबकी अपनी विचारधारा होती है। और यहाँ भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उनके परिवार वालों ने जाति नहीं देखी है, कोई पार्टी नहीं देखी है, कहीं ना कहीं सबकी अपनी विचारधारा और शायद उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और उसके बाद से यही चर्चा होने लगी, क्योंकि जब उन्हें भारत रत्न दिया गया था तो एनडीए की तरफ से और तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया कि हमारी सरकार ने उनका सही सम्मान किया। हमने देखा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने पर बहुत सियासत होती है, क्योंकि लंबे समय तक आज़ादी के बाद से भी कांग्रेस सरकारों में रही तो उन्हें भारत रत्न नहीं मिला था। उसके बाद से आज भी एनडीए और तमाम दल ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। तो अब कर्पूरी ठाकुर के जो सम्मान को लेकर बात हो रही है, तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले रजत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि मॉडल झोपड़ी जो है, जिससे जैसे कि कल प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं, वहां पे नमन करेंगे, लेकिन उससे पहले वो मॉडल झोपड़ी को देखने जाएंगे। मॉडल झोपड़ी जो है समस्तीपुर में बनी हुई है उनके गाँव को, और ये मॉडल झोपड़ी जो है कर्पूरी ठाकुर के ऊपर बनाई गई है। इस मॉडल झोपड़ी जो है ये वो दर्शाती है कि किस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर एक इतने बड़े चेहरे होते हुए, इतने बड़े राजनेता होते हुए, कितनी साधारण जिंदगी उन्होंने जी थी। वो झोपड़ी बनाई गई है और पूरा गांव का जो एक उस मॉडल जो है उसमें दिखाया गया है, और उनकी जो है पूरे जननायक की सोच आकार जो है उस झोपड़ी ने लिए, साधारण जीवन को दिखाया गया है। अब आपने चूंकि कहा कि कौन है कर्पूरी ठाकुर, इसके बारे में बताएं। उनका एक बड़ा ही फेमस कह सकते हैं प्रसिद्ध नारा था, दो नारे मैं जिक्र करना चाहूंगी। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और इस नारे के बाद से लगातार क्रांति भी देखी गई थी, और एक उनका नारा काफी ज्यादा फेमस था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। कहीं ना कहीं ये वो नारा था जिसने जातीय बेसिकली आज जो पीडीए और तमाम जो जातीय समीकरण की बात होती है, कर्पूरी ठाकुर ने अपनी पूरी सियासत में इन्हीं जातीय समीकरणों का ध्यान रखा। ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का और माइनॉरिटी का, इन्हीं पॉलिटिक्स के सहारे कर्पूरी ठाकुर ने अपनी सियासत को आगे बढ़ाया, और यही सियासत मौजूदा समय में तमाम विपक्षी दल भी करते दिख रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर ही वो ऐसे इंसान हैं जिनकी वजह से आज दबे पिछड़ों की जो भी हिस्सेदारी मानी जाती है बिहार में, कहीं ना कहीं उनकी वजह से, उन्हीं की भूमिका मानी जाती है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, वे बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और इसके साथ ही बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनकी लोकप्रियता के कारण ही रजत उन्हें जननायक कहा जाता है। और कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को ब्रिटिश शासनकाल के समस्तीपुर में हुआ था। और पहले जिस गाँव की हम बात करें, कर्पूरी ग्राम, पहले इसका नाम कर्पूरी ग्राम नहीं था, पितौंचिया इसको कहा जाता था, पितौंचिया गाँव के नाम से। लेकिन उनको सम्मान देने के लिए अब इस गांव का नाम जो है कर्पूरी ग्राम रखा गया। और ये नाई समाज से आते हैं, जिस समाज की हम बात करते थे, जिसकी समीकरण हम आपको बता रहे थे, नाई ठाकुर को कुछ लोग इसे ठाकुर भी कहते हैं। 23 और मरणोपरांत जो है पिछले साल जैसे हमने देखा कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं आपको बता दूं कि 1952 में पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने विधानसभा चुनाव जीता था, और उसके बाद बेहद दिलचस्प बात है रजत की कोई भी विधानसभा चुनाव वो नहीं हारे हैं। जब मतलब आप शख्सियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जब पहला चुनाव जीतते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग आप पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बार बार चुनाव करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने जनता के विश्वास को जीता है। और यही वजह रहा कि कर्पूरी ठाकुर जब तक चुनावी राजनीति में रहे कभी वो चुनाव नहीं हारे। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है बीजेपी को इससे इतना बड़ा सपोर्ट इसलिए भी मिल सकता है रजत, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो थे वो कांग्रेस विरोधी नेता थे, और पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि कांग्रेसी नहीं थे, गैर कांग्रेसी, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस की राजनीति का हमेशा विरोध करते रहे। और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं के गांव को चुना है,
क्योंकि प्रधानमंत्री भी कांग्रेस के कट्टर विरोधी। बिल्कुल, और इसके साथ ही जैसे कि हमने देखा कि महागठबंधन में कांग्रेस से सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस है, और इसके साथ ही आरजेडी है हमारे पास में, जो कि परिवारवाद की एक पहचान है कह सकते हैं। और कर्पूरी ठाकुर जो थे वो परिवारवाद के सख्त विरोधी थे, कांग्रेस विरोधी थे, परिवारवाद के सख्त विरोधी थे, और शायद यही कहा जा रहा है कि इसी वजह से एनडीए को यहाँ पे बड़ा फायदा मिल सकता है। खास करके गांवों में जिस तरीके से तैयारी चल रही है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं रजत कि प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया है, गांव के स्तर पे भी बहुत काम किया है, और लोग उनके स्वागत के लिए काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से यही एक समीकरण की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि वो इसके विरोधी रहे हैं और एनडीए जो है लगातार परिवारवाद को लेकर निशाना साधती रहती है महागठबंधन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उनका दौरा इसीलिए बेहद खास है। और अब कल देखना होगा कि जिस प्रकार से उत्साह होकर लोग जो है उनकी रैली के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं तो ये समीकरण कितना सही नजर आता है और क्या कुछ मायने और निकल के क्या मायने नजर आएंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर का सम्मान उनकी सरकार ने किया और जनवरी 2024 में भारत रत्न देने का काम किया। इसके अलावा नीतीश कुमार भी रहेंगे, तो नीतीश कुमार पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं न कहीं कर्पूरी ठाकुर की ही, जैसा कि वो लगातार दावा करते हैं कि उन्हीं की विरासत और सियासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार भी परिवार को अपनी राजनीति में नहीं लाए। पहले चर्चा थी कि उनके बेटे निशांत चुनावी मैदान में आएंगे, लेकिन उन्होंने निशांत को दूर ही रखा, और निश्चित नीतीश कुमार अपने परिवार के इकलौते नेता हैं। तो ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को लेकर अब क्या कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आने वाले टाइम पर एनडीए वोट कन्वर्ट कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित तौर पर अपनी चुनावी जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दे दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनका विशेष फोकस ईबीसी पर रहने वाला है।